कहानी शुरू होती है जिसमें दो ऐसी पड़ोसी रियासतें जो सिर्फ नाम की ही पड़ोसी थी, उनके बीच इतना कड़वापन था कि लोगों का मानना था कि कोई महानायक या खलनायक ही इन रियासतों को एक कर सकता है। एक रियासत में इंसान रहते थे तो वहीं दूसरी मूर नाम की रियासत इतनी अद्भुत थी कि वहां पर परियां जैसे अनेक दिलचस्प जीव मजे से रहते और हरियाली का मजा लेते। वे काफी गर्व और संपन्न थे। तभी हम एक मलेफिसेंट नाम की एक अद्भुत प्राणी को देखते हैं जो अपनी कठपुतलियों को नचा रही थी कि तभी पेड़ की एक टहनी टूट जाती है, जिसको देख मलेफिसेंट अपनी अद्भुत जादुई शक्ति से उसे बड़े ही करुणा भाव से ठीक कर देती है। फिर मलेफिसेंट मजे से उड़ती हुई जंगल की सैर करने लगती है, जिस बीच हम काफी कमाल के जीवों को देखते हैं। तभी मलेफिसेंट नीचे जीवों की भीड़ लगी देखती है तो ये जाकर पूछती है और तब पता चलता है कि मूर राज्य में कोई घूस आया है जो कि एक इंसान था जो पेड़ों के सैनिकों से डरा सहमा गुफा में छिपा हुआ था क्योंकि इसने एक चीज चुराई थी। तभी मलेफिसेंट के कहने पर वो बाहर निकलता है जो कि एक नाबालिग बच्चा था। तभी मलेफिसेंट इस लड़के से चुराई गई चीज वापस ले लेती है जो कि मूर राज्य का एक पत्थर था, जिसको मलेफिसेंट उसकी जगह डाल देती है। इस लड़के का नाम स्टीफन होता है जो यहाँ घूमने आया था। खैर मलेफिसेंट इसे इसके राज्य वापस भेजने के लिए जंगल से निकलने का रास्ता दिखाती है। तभी स्टीफन किले को देखकर ये बोला कि एक दिन मैं उसमें रहूंगा। खैर अभी तो स्टीफन बेघर था। मलेफिसेंट बोली कि तुम यहाँ वापस मत आना क्योंकि यहाँ खतरा है, लेकिन अब ये दोस्त बन चुके थे तो इसलिए स्टीफन इनकार कर देता है। तभी जाने से पहले जैसे ही इसने हाथ मिलाया तो मलेफिसेंट के हाथ में काफी तेज जलन हुई और बोली कि लोहा परियों को गर्म करता है। तब ये जानकर स्टीफन तुरंत अपनी अंगूठी निकलकर फेंक देता है और रवाना हो जाता है। मलेफिसेंट सोच में पड़ गई कि जिसके पास कुछ था ही नहीं उसने कैसे अपनी दोस्त के लिए अंगूठी फेंक दी। तब स्टीफन का इतना समर्पण भाव देख मलेफिसेंट तो मानो जैसे स्टीफन के प्रेम में ही पड़ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद स्टीफन वापस जंगल में आता है क्योंकि अब ये दोस्त जो बन चुका था और ये दोनों खूब प्रकृति में मजे करते हैं। फिर जाने से पहले मलेफिसेंट इसे एक कीमती पत्थर का हार भेंट करती है और ये सब काफी लंबे समय तक चलता रहता है। और जब मलेफिसेंट 16 वर्षों की हो जाती है तब स्टीफन इसे तोहफे में सच्चे प्रेम वाली किस्सा दी थी। खैर वक्त का पहिया चलता गया और मलेफिसेंट अब तक जवान हो चुकी थी और अपनी रियासत की सबसे ताकतवर रक्षक बन जाती है। लेकिन अभी तक स्टीफन का कोई भी अता पता नहीं था। मलेफिसेंट उसी के बारे में सोचती रहती। बड़े दिन हो गए थे मिले मलेफिसेंट अभी तक इंसानों की लालसा और ईर्ष्या को जानती ही नहीं थी। इसे अभी काफी कुछ जानना बाकी था क्योंकि मूर रियासत की बढ़ती ताकत को देख इंसानी राजा ने बड़ी टुकड़ी के साथ एक दिन मूर रियासत पर हमला बोल डाला। ये राजा मूर रियासत को खत्म कर इसकी अद्भुत संपदा को लूटना चाहता था। तभी यहाँ पर मलेफिसेंट आकर इसे चेतावनी देती है, लेकिन राजा उल्टा सैनिकों से उसे कुचलने को कह देता है। तब ऐसे में मलेफिसेंट अपने मूर राज्य की रहस्य सेना का आवाहन करती है जो अलग ही अंदाज से जमीन फाड़कर बाहर निकलते हैं, जिनमें काफी खौफनाक जीव भी थे। ये इंसानी सेना पर हमला बोलकर इन्हें बड़ी ही आसानी से पछाड़ देते हैं और मलेफिसेंट के आगे तो कोई टिक ही नहीं पाया। ये पंख से सैनिकों को चींटियों के जैसे उड़ा देती है और राजा को भी नहीं छोड़ती। खैर राजा और सभी सैनिक मुश्किल से जान बचाकर वापस भाग जाते हैं और राजा की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। कहता है कि जब मैं सिंहासन पर बैठा था तो मैंने जनता के सामने मूर रियासत पर कब्जा करने की कसम खाई, लेकिन अब मैं क्या करूं। तभी हम यहाँ स्टीफन को देखते हैं जो जवान होकर राजा का सहकर्मी बनकर किले में आ चुका था। राजा को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी ये एक प्रस्ताव देता है कि जो भी इंसान उस पंख वाली से मेरा बदला लेगा मैं उसे इंसानी रियासत का राजा घोषित कर दूंगा। ये सुन स्टीफन के मन में लालच का बुलबुला फूटता है और कई सालों के बाद मूर राज्य में जाता है और तब मलेफिसेंट अचानक पीछे से आ जाती है। ये इससे काफी गुस्सा थी क्योंकि इतने सालों में मिलने जो आया था, लेकिन सारा गुस्सा प्रेम की बातचीत में खत्म हो जाता है। मलेफिसेंट दयालु थी। खैर तभी स्टीफन लालच में पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर इसे प्यास के बहाने पिलाकर बेहोश कर देता है और मौके पर ही इसके दोनों विशाल पंख काट डालता है और लेकर भाग जाता है और मलेफिसेंट के कटे पंख गर्व से राजा के सामने पटक देता है। ये देख राजा खुश होकर स्टीफन का राज्याभिषेक कर देता है, लेकिन वही दूसरी ओर बेचारी मलेफिसेंट को जब होश आता है तो वो पीड़ा और धोखे के मारे चिल्लाने लगती है। खैर फिर बेचारी मलेफिसेंट एक लकड़ी को छड़ी बनाकर उसका सहारा लेकर चलने लगती है। कुछ आगे जाने पर ये एक कौवा को इंसान के जाल में फंसा देखती है। तब ऐसे में मलेफिसेंट उसकी मदद करने के लिए उसे अपने आध्यात्मिक शक्ति से इंसान में बदल देती है। ये देख ये इंसान इसे राक्षस समझ डर कर रफू चक्कर हो जाता है। खैर जान बचाने के बदले डियावल नाम का ये बंदा मलेफिसेंट का सहकर्मी बन जाता है और अपना काम चालू कर देता है। कौवा के रूप में ये किले में जाता है और वहां से मलेफिसेंट के लिए खबर लाता है। तब मलेफिसेंट को सब पता चल जाता है कि स्टीफन ने राजा बनने के लिए धोखा दिया। तब ये जानकर मलेफिसेंट प्रतिशोध की आग में जलने लगती है जो स्टीफन भी जान जाता है। खैर मलेफिसेंट इतने क्रोध में थी कि मूर देश की हरियाली फीकी पड़ जाती है और यहाँ के जीवों ने भी मलेफिसेंट को पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। अब मलेफिसेंट स्टीफन से बदला लेने के सही मौके की तलाश में थी जो इसको मिल भी जाता है। अगले ही दिन डियावल किले में जासूसी कर एक खबर लेकर आता है कि आज स्टीफन की जन्मी नई कन्या का नामकरण है। तब ये जानकर तुरंत मलेफिसेंट किले के लिए रवाना हो जाती है। तो वहीं किले में बड़ी हस्तियां नामकरण में शामिल होने आई थी। तभी हम देखते हैं कि वहां 3 मूर रियासत की परियां भी आई हैं जो दोनों रियासतों के बीच शांति चाहती थी। कन्या को आशीर्वाद देने आई थी, लेकिन राजा को इससे ऐतराज था, लेकिन रानी के कहने पर मान जाता है। तब नोटग्रास नाम की परी कन्या को अद्भुत सुंदरता का आशीर्वाद देती है और फ्लिटल परी इसे जीवन भर खुश और उल्लास में रहने का आशीर्वाद देती है। लेकिन इससे पहले
पहले की तीसरी परी कुछ आशीर्वाद देती कि तभी यहाँ मलेफिसेंट अपने उग्र रूप में पधारती है। ये देख स्टीफन तो डर ही जाता है, फिर ये भी आशीर्वाद देने जाती है। तब तीनों परियों ने इसे दूर हटने को कहा तो मलेफिसेंट ने इन्हें दूर फेंक कर संदूक में बंद कर दिया और फिर इस कन्या को आशीर्वाद देती है कि ये बच्ची खूबसूरती और अनुशासन की शालीनता में मिसाल होगी। फिर मलेफिसेंट श्राप देती है कि इसकी 16वीं उम्र में सूर्योदय की पहले चरखे की तकलीफ इसकी उंगली में चुभने से ये ऐसी नींद में सो जाएगी कि कभी नहीं जाग पाएगी और ये श्राप दुनिया के अंत तक रहेगा। तब ये सुन स्टीफन सबके सामने मलेफिसेंट से भीख मांगने लगता है। तब ये देख मलेफिसेंट कहती है कि वो तभी जाग पाएगी जब कोई सच्चे प्रेम की किस उसको करेगा। खैर फिर इस घटना के बाद राजा स्टीफन अपनी रियासत के एक एक चरखे को इकट्ठा करवाकर किले के खुफिया तहखाने में बंद करा देता है और अपनी बेटी को पालने पोसने के लिए उसे उन 3 परियों को 16 साल और 1 दिन के लिए दे देता है। फिर स्टीफन मलेफिसेंट को खत्म करने के लिए अपनी सेना की टुकड़ी भेज देता है, लेकिन मलेफिसेंट ने सुरक्षा हेतु जटिल वृक्षों की रेखा राज्य के चारों ओर खड़ी कर देती है ताकि कोई इंसान अंदर ना आ पाए। वहीं इधर ये तीनों परियां राजकुमारी औरोरा को मूर देश के बाहर पास के जंगल में ले आती हैं, लेकिन इनको लगा कि हम छोटी सी परियां कैसे इसे पाल पाएंगी। तब ऐसे में ये बड़ा आकार ले लेती हैं। इनको लग रहा था कि ये मलेफिसेंट से छिपकर इसे पाल रही है, लेकिन बीच वक्त में ही मलेफिसेंट को औरोरा की खबर मिल जाती है और वो वहां जाकर उसे देखती है तो औरोरा मुस्कुराने लगी, लेकिन मलेफिसेंट इससे नफरत करने की कोशिश जारी रखती है। खैर ये तीनों परियां औरोरा की जिम्मेदारी ले तो लेती है, लेकिन जब औरोरा भूख के मारे रोने लगी तो इन्होंने एक बच्ची के खाने के लिए गाजर मूली रख दी है। ये देख डियावल भी हैरान हो गया। इधर तब ऐसे में मलेफिसेंट डियावल को दूध वाला फूल देकर बच्ची को पिलाने के लिए भेजती है और तब कहीं जाकर उसकी भूख शांत होती है और इधर ये तीनों मजे से सो रही थी। फिर अगले सुबह जब तीनों परियां खेल रही थी तब नोट ग्रास के ऊपर पानी की बारिश होने लगी। तब इसे लगा कि बाकी 2 परी इसका मजा ले रही है, लेकिन तभी इनके घर में कड़कती बिजली के साथ बादल बरस पड़ता है। असल में ये सब मलेफिसेंट छिपकर कर रही थी, ये उनका मजा ले रही थी। खैर इधर स्टीफन के सैनिक वृक्षों को जलाकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन मलेफिसेंट वृक्षों से सैनिकों पर हमला कर देती है। तब ऐसे में स्टीफन फिर नाकाम हो जाता है। खैर कुछ वक्त बीतता है और औरोरा चलने लायक हो जाती है। फिर एक दिन तीनों परियां जब पेड़ के नीचे गप्पे लड़ा रही थी तब मलेफिसेंट इनमें क्लेश कराकर लड़वा देती है, तो वहीं औरोरा चुपचाप निकलकर तितली का पीछा करते खाई की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको मलेफिसेंट भली भांति जानती थी। तभी खेलते हुए औरोरा नीचे गिर जाती है, लेकिन मलेफिसेंट सहजता से टहनी से औरोरा की जान बचा लेती है। खैर समय बीतते बीतते औरोरा और बड़ी होती है और मलेफिसेंट के वरदान अनुसार खूबसूरत और अनुशासन की शालीनता में मिसाल होने लगती है। फिर वक्त का पहिया घूमता गया, मौसम बदलते गए और औरोरा 16 वर्ष की उम्र के करीब आ जाती है। औरोरा प्रकृति और उसके सौम्य जीवों के प्रति प्रेम रखती थी, लेकिन औरोरा का एक सवाल था कि आखिर इन काले विशाल वृक्षों के पीछे है क्या। तब मलेफिसेंट औरोरा की सौम्यता को देख समझ जाती है कि अब ये मूर राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार है, लेकिन तभी कांटों के वृक्षों के पास स्टीफन के सैनिक औरोरा को देख लेते हैं। इनको लगा कि ये कोई किसान की बेटी है। तभी मलेफिसेंट औरोरा को अचेत कर उत्तोलन अवस्था में ले आती है और डियावल को भेड़िया बनाकर सैनिकों को डराकर उन्हें यहाँ से भागा देती है। खैर फिर तीनों पहली बार औरोरा को मूर राज्य में लेकर जाते हैं और फिर जब औरोरा सचेत होती है तब ये काफी ज्यादा हैरान उल्लासतापूर्ण हो जाती है। मूर राज्य की अद्भुत सुंदरता पर ये मोहित हो जाती है। ये सब मलेफिसेंट पेड़ के पीछे छिपकर देख रही थी। तभी औरोरा यहाँ चमकीली जादुई छोटी परियां देखती हैं, लेकिन ये किसी से डर कर भाग जाती है, जो औरोरा को काफी अच्छे से पता था। औरोरा कहती है कि जानती हूँ कि आप पेड़ के पीछे छुपी हुई हैं, आप बाहर आ जाइए। तब मलेफिसेंट बाहर आती है। औरोरा कहती है कि मुझे पता है कि बचपन से आप और आपके कोआ छिप छिप कर मुझ पर नजर रखते आए और मेरी रक्षा की। मैं जानती हूँ कि आप मेरी परी माँ हैं। ये सुन मलेफिसेंट हैरान हो जाती है। खैर फिर मलेफिसेंट इसे दोबारा अचेत कर देती है। तभी यहाँ बाकी जीव जब नींद से जागते हैं तो वे औरोरा जैसी सुंदर लड़की देख दंग रह गए। मलेफिसेंट यहाँ के ही एक घर में औरोरा को लेटा देती है और उसका चिंतन करने लगती है। अब तक इसे औरोरा से सच्चा प्रेम हो चुका था, मानो जैसे ये इसी की बेटी हो। तब मलेफिसेंट औरोरा से श्राप वापस हटाने की कोशिश करती है, लेकिन ये असफल रहती है क्योंकि मलेफिसेंट ने खुद कहा था कि ये श्राप पृथ्वी के अंत तक रहेगा। खैर वहीं दूसरी ओर राजा स्टीफन इतना उतावला हो चुका था कि बीच रात उठकर मलेफिसेंट पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। अब की बार ये एक चाल चलता है। खैर वहीं इधर अरोरा मूर राज्य के जीवों और हरियाली का आनंद ले रही थी। ये जगह इसे पसंद आ जाती है, ये यहीं रहना चाहती थी। तभी मलेफिसेंट कहती है कि चाहे तो तुम यहाँ रह सकती हो। ये सुनकर ये खुशी से दौड़े हुए अपनी 3 चाचियों को बताने जाती है। तभी मूर राज्य के बाहर इसे जंगल से गुजरता एक फिलिप नाम का लड़का मिलता है। ये राजकुमार था जो राजा स्टीफन से मिलने जा रहा था, जिसके लिए ये औरोरा से रास्ता पूछता है, लेकिन औरोरा को तो खुद ही नहीं पता था। खैर इन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाता है। फिर बातचीत कर फिलिप रवाना हो जाता है। इधर घर में ये तीनों औरोरा के कल के 16वें जन्मदिन का केक बना रहे थे, लेकिन तभी इनमें झगड़ा हो जाता है। तभी यहाँ औरोरा आ जाती है और कहती है कि कल मैं 16 साल की होने वाली हूँ और मैं घर छोड़ रही हूँ। ये सुन उन्हें झटका लगता है। तब नोटग्रास बोली कि मैंने ये दिन देखने के लिए 16 साल इन 2 बेवकूफों के साथ नहीं बिताए, मैंने तुझे तेरे पिता के पास। इतना सुनते ही औरोरा बोली कि आपने तो कहा था कि मेरे माता पिता मर चुके हैं। अब इस स्थिति में मजबूरन उन्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। तब सारी सच्चाई जानकर गुस्से में औरोरा तुरंत राजमहल की ओर रवाना हो जाती है और जब ये अपने पिता स्टीफन से मिलती है तो काफी हैरानी की बात थी, ये इसके साथ ऐसा
ऐसे व्यवहार करता है कि मानो जैसे ये 16 साल नहीं 16 घंटों के बाद मिला हो। ये मतलब ही स्टीफन मेलेफिसेंट पर हमले की तैयारी में लगा था। स्टीफन ऑरोरा को एक कमरे में बंद करा देता है। तब ऐसे में ऑरोरा एक दासी से छोटा दरवाजा खुलवाकर भागने लगती है। किले से बाहर तो नहीं निकल पाती, लेकिन घूमते घूमते खुफिया तहखाने तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर मेलेफिसेंट को ये सब पता लगते ही वो ऑरोरा के पीछे आने लगती है। साथ ही राजकुमार फिलिप को भी अचेत कर लेती है, क्योंकि इससे इसे कुछ काम था। वहीं इधर तहखाने में श्राप ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। ऑरोरा चरखे को देख जब उसके पास जाती है तो उसकी उंगली में चरखे की तकली चुभ जाती है और लो हो गया काम। अब राजकुमारी ऑरोरा मौत की नींद सो जाती है। खैर, किले के बाहर मेलेफिसेंट के लिए लोहे का जाल बिछा हुआ था, जिसे ये आसानी से पार करते हुए फिलिप और डियावल के साथ अंदर घुस जाती है। फिर जब मेलेफिसेंट फिलिप को सचेत करती है तो ये ऑरोरा के कमरे में जाता है। ये हैरान था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। तभी तीन परियां जब जानती है कि ये पास ही के राज्य का राजकुमार ऑरोरा का दोस्त फिलिप है, तो ये इसे जल्दी से ऑरोरा को किस करने को कहती है और फिलिप ऑरोरा को किस करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऑरोरा और फिलिप के बीच प्रेम नहीं बल्कि आकर्षण हुआ था, जो कि युवा उम्र में आम बात है। खैर, अब तुरंत ये तीनों परी धक्के मारकर इसे बाहर निकाल देती हैं। ये देख मेलेफिसेंट ऑरोरा के पास जाती है, कहती है कि मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया और पहली बार सच्चा प्रेम मिला, लेकिन वही प्रेम मैंने खो दिया। इतना कहते मेलेफिसेंट ऑरोरा को किस करती है और ये क्या, ऑरोरा तो जाग जाती है, क्योंकि ये सच्चे प्रेम की किस जो थी। फिर मेलेफिसेंट के साथ ऑरोरा वापस जाने लगती है, लेकिन बीच में ही स्टीफन के चमचे इसे लोहे के जाल में जकड़ लेते हैं। लेकिन तब मेलेफिसेंट डियावल को ड्रैगन बना देती है, जो कहर मचा देता है, लेकिन ये चालाकी से उसे सांकल में जकड़ लेते हैं। तभी ऑरोरा को एक कमरे में मेलेफिसेंट के आलीशान पंख अलमीरा में कैद मिलते हैं। तब ऑरोरा तुरंत अलमीरा तोड़ डालती है और पंख स्वतः उड़कर मेलेफिसेंट के और जाने लगे। इधर स्टीफन बेचारी मेलेफिसेंट पर अपनी कायरता दिखा रहा था, लेकिन जैसे पंख आकर जुड़े तो शक्ति बढ़ते ही मेलेफिसेंट ड्रैगन को छुड़ा देती है। ये इन पर भारी पड़ रहे थे। तभी स्टीफन मेलेफिसेंट के पैरों को संकल से जकड़ लेता है, लेकिन मेलेफिसेंट उड़कर स्टीफन को किले की छत पर कोने में ले जाती है। मेलेफिसेंट चाहे तो यहाँ स्टीफन का काम खत्म कर सकती थी, लेकिन भोली मेलेफिसेंट इसे छोड़ देती है। लेकिन ईर्ष्या स्टीफन के सर हो गई थी। ये पीछे से उसका गला दबोच लेता है, लेकिन अब की बार मेलेफिसेंट इसे ऊंचाई से नीचे गिरा देती है और तुरंत मौके पर ही स्टीफन की मौत हो जाती है और मूर रियासत ये लड़ाई जीत जाती है। फिर इसके बाद दोनों रियासतें एक हो जाती हैं और मूर रियासत फिर से हरा भरा सुंदर हो जाता है और कांटों के दीवार ढह जाती है और मेलेफिसेंट ऑरोरा को रानी घोषित कर देती है और व्यवस्थित होने पर मेलेफिसेंट वापस अपने सौम्य रूप में आ जाती है और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी समाप्त हो जाती है। सौम्य रूप में आ जाती है और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है।